बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे इल्तिमास है कि कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं तारा के साथ ही गांव से शहर में आई थी। जब मैं बस से नीचे उतरी और इतने लोगों को आसपास देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। तारा का हाथ मैंने मजबूती से पकड़ लिया। तारा मेरी हालत देखकर हंस पड़ी। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम इस सब की आदी होती जाओगी। जब तुम भी इसी शहर में रहोगी तो सब कुछ सीख जाओगी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली। तो मुझे तारा की नज़रों से हमेशा की तरह खौफ आने लगा। न जाने क्यों मुझे ऐसे लगता था जैसे वो मेरी खैर खा नहीं थी। वो मेरी दोस्त तो थी, मगर उसने आज तक मेरे साथ दोस्तों वाला कभी कोई सलूक नहीं किया था। हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा हसद करती थी। कभी उसने मेरी किसी मामले में मदद नहीं की थी। और अब जब उसने ज़िंदगी के इतने अहम मोड़ पर अपना कंधा मेरे सामने पेश किया और मुझे जब मदद की पेशकश की तो मैं बेयकीनी से उसे देखती रह गई थी। मगर यह वक्त सोचने का नहीं था। मैंने उसका हाथ थाम लिया था और उसके साथ शहर में नौकरी करने के लिए आ गई थी। मगर अब बुरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि मैं आज तक शहर में नहीं आई थी और ना ही कभी मैंने इतने लोगों का हजूम देखा था। मेरा घबराना फितरी था, जबकि तारा मुझसे बिल्कुल उलट थी। वो हमेशा से ही ऐसी थी, बहादुर और दलेर। तभी तो वो इस शहर में अकेली रहकर काम कर रही थी और गांव की लड़कियां उससे मुतासिर थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद तारा ने मुझे एक रिक्शे में बिठाया। कहने लगी कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। मगर मैं तो सुनकर ही डर गई। नहीं तारा, मैं यहाँ पर अकेली नहीं बैठ सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अकेले छोड़कर मत जाओ। अब की बार उसने अपना सर पीट लिया। तुम कितनी डरपोक हो नौरीन, छोटी छोटी बातों पर डर जाती हो। अब क्या सारी जिंदगी में तुम्हारी उंगली पकड़कर चलूँगी? उसका लहजा सख्त हो गया। मैं खामोश हो गई। वो कहने लगी कि बस थोड़ी देर की बात है, मैं अभी आ जाती हूँ। मेरा दिल हौल रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं तारा को उस जगह से हिलने भी ना दूँ और उसके साथ हो लूँ, मगर वो एक तरफ रश में गुम हो गई। काफ़ी देर गुजर गई थी। ना तारा दोबारा मुझे वहाँ पर नज़र आई और ना मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं रिक्शे से उतरकर उसके पीछे जाती। रिक्शे वाला भी बुरी तरह से गुस्सा करने लगा था। बीबी जी, अगर तुमने कहीं जाना नहीं है तो रिक्शे से उतर जाओ। मेरा ये काम का वक्त है और तुम्हारी वजह से मेरा काम मुतासिर हो रहा है। किराया दो मुझे, जहाँ तुमने जाना है मैं तुम्हें उतार देता हूँ। जबकि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी और मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मैंने जाना कहाँ है। मैं खामोशी से रिक्शे से उतर गई। फिर वहीं पर खड़े होकर तारा का इंतज़ार करने लगी। मगर कितने घंटे बीत गए थे। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद तारा मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई थी। इस सोच का आना ही था कि मैं वहीं पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। अपने कपड़ों की गठरी मैंने खुद के साथ लगाई हुई थी। मेरे पास इन कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था। अगर पैसे होते तो मैं वापस अपने गांव चली जाती। मुझे तारा से इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर मैं ये सोचकर वहाँ पर खड़ी रही कि हो सकता है कि वो आ जाए। मगर अब तो शाम होने लगी थी। तारा का कहीं अता पता नहीं था और जब मुझे वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े लोगों ने देखा तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। क्या बात है, कहाँ जाना है? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया जो शक्ल से ही लोफर लफंगा लग रहा था। उसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और एक तरफ भागने लगी। वो लड़का मेरे पीछे आने लगा। अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? लगता है गांव से भाग कर आई हो। जिसके साथ आई हो वो भी लगता है तुम्हें छोड़ कर चला गया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मगर मैं तो अब अंधाधुंध भाग रही थी। मेरे रास्ते में कई गलियां आई, कई मोड़ आए, कई लोग मुझे मिले, मगर मैं इधर उधर ध्यान भी दिए बगैर आगे ही आगे जाने लगी थी। इस सब के दौरान मेरे हाथों से वो कपड़ों की गठरी भी गिर गई थी और मैं भी एक जगह पर गिर गई। सर उठाकर देखा तो ये कोई पार्क था। इस वक्त यहाँ पर इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। मैं छुपते छुपाते दरख्त की ओट में होकर बैठ गई थी। सांस ढूंकने की माने चल रहा था। भूख से बुरा हाल हो रहा था। सख्त खौफ महसूस हो रहा था।
अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं यहाँ अजनबी थी, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और फिर मैं एक जगह पर सिमट कर बैठ गई थी। मैं ऐसी जगह पर थी कि मैं तमाम लोगों की नज़रों से ओझल थी। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मैं घुटनों पर सर टिकाकर रो पड़ी थी। मैं अब वापस कैसे जाऊंगी? अपने माँ बाप से अब कैसे मिल पाऊंगी? माँ बाप का ख्याल करके एक बार फिर से मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अब इस पार्क में खामोशी छा गई थी। सब लोग वहां से चले गए थे और मैं वहीं पर बैठे बैठे सो गई। थोड़ी ही देर गुजरी जब अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई थी। सर उठाकर देखा तो मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का खरगोश था, जो मेरे सर की तरफ बैठकर बगौर मुझे देख रहा था। बेसाख्ता मुझे उस खरगोश पर प्यार आ गया था। वो बहुत ही नर्म मुलायम था। उसे मैंने जब अपनी गोद में लिया तो वो बिल्कुल आसानी से मेरे पास आकर बैठ गया था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे ही लम्स की तलाश कर रहा हो। उसे खुद में समोकर मैं फिर से नींद की वादियों में खो गई थी, जब मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव पर किसी ने ठोकर मारी हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा तो सामने एक लड़की थी जो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, और वो खरगोश अब मेरे पास मौजूद नहीं था। मैंने आसपास नज़रें दौड़ाकर देखा, मगर वो खरगोश मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया था। किसे ढूंढ रही हो? उस लड़की की आवाज़ पर मैंने उसे देखा, मगर मैं खामोश रही। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी कि तुम कौन हो और रात के इस पहर यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? उसका ये पूछना ही था कि मैं रो पड़ी। सुबह से लेकर अब तक पहली बार मुझे किसी इंसान ने मुखातिब किया था, और वो भी मेरी तरह ही एक लड़की थी। उसे देखकर मुझे ढारस सी बंध सी गई। अपने ऊपर बीती हुई दास्तान उसे सुनाई तो वो कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम आओ मेरे साथ। मैं उसकी बात सुनकर खुशी से खिल उठी। क्या सच में तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे वापसी के किराए के पैसे दे दोगी ताकि मैं अपने घर चली जाऊं? उसने एक गहरी नज़र मेरे चेहरे पर डाली। कहने लगी, पैसे तो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे। पैसों के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए मेरे घर में जाना पड़ेगा। मेरे चेहरे पर मायूसी छा गई थी। इसका मतलब था कि मैं अभी घर नहीं जा सकती थी। और वो लड़की देखने में तो अमीर घराने की लग रही थी, लिबास भी अच्छा पहन रखा था। मगर हैरत की बात यह थी कि वो आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी, और उसके माँ बाप ने उसे इतनी इजाज़त दे रखी थी कि वो आधी रात तक घूमती रहे। मगर मैं उससे कोई भी सवाल करके उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मैं उसके साथ चलने लगी। अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा दुपट्टा पकड़कर मुझे रोक दिया हो। मैंने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं इस बात को नज़रअंदाज करके चंद कदम मज़ीद आगे बढ़ी, और तब फिर से मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया हो। कोई मुझे उस लड़की के साथ जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कौन था, नज़र क्यों नहीं आ रहा था? अब जब पलट कर देखा तो मैं बुरी तरह से डर गई थी। मेरे आसपास तो उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं था। वो मुझे गुस्से से घूर कर कहने लगी, क्या कर रही हो तुम? बार बार यहाँ पर क्यों रुक रही हो? कौन है यहाँ पर जिसे तुम तलाश कर रही हो? उसके सख्ती भरे अंदाज पर मैं कतरे डर गई थी। उसे कहने लगी, अभी यहाँ पे कोई था जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे कहने लगी, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ। नहीं, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। उस लड़की ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। वो देखते ही देखते मेरे सामने बने हुए दरख्तों के झुंड में गायब हो गई थी, और तभी वहाँ से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से जंगली जानवर आपस में लड़ाई कर रहे हों। ये आवाज़ें सुनकर मुझे खौफ का एहसास हो रहा था, और डर भी लग रहा था कि कहीं वो जानवर उस लड़की को नुकसान न पहुंचा दे। इस ख्याल का आना ही था कि मैं बुरी तरह से सिसक पड़ी थी। यही लड़की तो थी जो मुझे वाहिद हमदर्द नजर आई थी, जो मेरी मदद कर सकती थी, और अब वो लड़की भी न जाने किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। थोड़ी देर गुजरी, मैं घुटनों में सर रखकर फिर से रोना शुरू हो गई थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। मैंने एक झटके से सर उठाकर देखा
तो मेरी जान में जान आई थी। वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी और अजीब सी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम अब किस बात पे रो रही हो? मैंने उसे अपने खदशात का इजहार किया तो वो कहने लगी, अब देर मत करो, जल्दी से चलो। मगर फिर जब मैं उसके साथ चलने लगी तो अचानक से मेरा किसी ने पाँव पकड़ लिया। अब मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। उस लड़की ने पलट कर देखा तो मेरा हाथ पकड़कर तेज तेज खींचते हुए लेकर जाने लगी थी। मेरा पाँव किसी नादीदा हस्ती की गिरफ्त में था और अब मेरा पाँव बुरी तरह से छिल भी गया था। एक तरफ वो नादीदा हाथ मुझे खींच रहा था तो दूसरी तरफ वो लड़की खींच रही थी। फिर उस हाथ ने मुझे छोड़ दिया और फिर वो पार्क के दरवाजे से मुझे लेकर बाहर आ गई थी। मेरा खौफ की वजह से बुरा हाल हो गया था। मुझे उस लड़की पर हैरत हो रही थी। उसके लिए जैसे ये बिल्कुल मामूल की बात थी। ना तो उसकी आंखों में कोई खौफ था, ना चेहरे पर डर नजर आ रहा था। हम लोग जब पार्क से बाहर निकले तो गार्ड बेखबर सो रहा था। वो मुझे लेकर एक तरफ चलने लगी थी। मैं उसके साथ खिसकती जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी। चलते चलते वो वहां से बहुत दूर आ गई थी। अब मेरी टांगें थकने लगी थी। मैं एक जगह पर गिर गई तो उसने मुझे गुस्से से देखा। क्या बात है, इतनी जल्दी थक गई हो तुम? चलो थोड़ी सी ही देर रह गई है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरा प्यास से हलक सूख रहा था। मैं उसे कहने लगी, मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। अगर मुझे पानी मिल जाता तो मेरे लिए आसानी हो जाती। मैं चल नहीं पा रही। वो कहने लगी, बस 2 पल की ही बात है, अभी हम अपने घर में पहुंच जाएंगे। और फिर चारों नाचार मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे लेकर एक जंगल में दाखिल हो गई और सामने ही एक बहुत ही शानदार हवेली थी। मैं हैरत से इधर उधर देखती रह गई। जंगल में इतनी शानदार हवेली का क्या काम? क्या इन लोगों को इस वीरान जगह के अलावा और कोई जगह नहीं मिली थी रिहाइश रखने के लिए? उसने जैसे मेरा सवाल पढ़ लिया, कहने लगी, ये हमारे पुरखों की हवेली है। हमारे पुरखों को लोगों से वहशत होती थी और वो लोगों से अलग ही रहते थे। जब ही यहाँ पर ये हवेली बनाकर उन्होंने रिहाइश रख ली। मैं उसके साथ हवेली में चली आई। हर तरफ खामोशी का आलम था। ऐसे लग रहा था जैसे इस पूरी हवेली में कोई जी रूह भी मौजूद ना हो। वो मुझे लेकर एक छोटे से कमरे में आ गई थी। कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा महल जैसा घर और इतना शानदार कमरा कभी नहीं देखा था। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अगले ही पल चंद मिनटों के बाद वो फिर से मेरे सामने थी। उसके साथ एक मुलाजमा थी जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। मैं खाने पर बुरी तरह से टूट पड़ी थी। खाना बहुत ही ज्यादा लजीज था, इस कदर मज़ेदार कि मैं खाए जा रही थी मगर मैं सेहत नहीं हो रही थी। और वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठी मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। और फिर जब मैं खाने से खूब सैर हो चुकी तो उसे अपनी तरफ देखता पाया था। वो कहने लगी कि अब तुम सो जाओ, आराम करो, कल हम तुमसे इस बारे में बात करेंगे। वो जाने लगी तो मैंने फिर से उसे रोक लिया। मैं कहने लगी, अगर आप मुझे ये बता दें कि मुझे काम क्या करना होगा तो आपकी मेहरबानी होगी। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली, कहने लगी, कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, बहुत आसान काम सौंपूंगी मैं तुम्हें जो तुम आसानी से कर सकोगी। वो अपने मखसूस अजीब से अंदाज में कहते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि न जाने तारा कहाँ चली गई थी। क्या वो खुद कहीं गई थी या वो कहीं गुम हो गई थी? मैं इस बारे में जितना सोचती जा रही थी उतना उलझती जा रही थी और बिलाखिर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई थी। मेरा नाम नौरीन है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। 8वीं तक मैंने गांव के स्कूल से तालीम हासिल की और आगे ख्वाहिश होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। एक तो घर के हालात भी ठीक नहीं थे, दूसरा अम्मा अब्बा लड़कियों के ज़्यादा पढ़ने लिखने को पसंद भी नहीं करते थे। वो समझते थे कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों को आवारा कर देती है। लड़कियों के लिए उतनी तालीम काफ़ी है जो उन्हें अच्छाई बुराई का फ़र्क बता सके। बचपन से अम्मी ने मुझे सिलाई कढ़ाई का काम सिखाकर उसमें ताक कर दिया था। अब्बा का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो चलने फिरने से कासिर थे।
घर का सारा खर्च अम्मा ही उठाती थी और अम्मा ने अब मुझे भी अपने साथ काम में लगा दिया था। मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था, मगर मजबूरी थी कि इस उम्र में अम्मा को अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की थी और अब अगर मैं इस काबिल हो गई थी कि उनका हाथ बटा सकती तो मैं अपना ये फ़र्ज़ अदा करना चाहती थी। अम्मा ने मेरा रिश्ता खाला के बेटे अरशद के साथ तय कर रखा था। मेरा शुमार गांव की हसीन तरीन लड़कियों में होता था। मैं इस कदर खूबसूरत थी कि जो मुझे देखता रह जाता, और अरशद भी मेरी खूबसूरती से बहुत मुतासिर नज़र आता था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो गांव में ही खेती बाड़ी करता था। अरशद 10वीं तक पढ़ा लिखा था। उनकी अच्छी खासी ज़मीनें थीं जिससे उनका गुजारा अच्छा हो रहा था। वो जब भी शहर जाता वापसी पर मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता था। तारा मेरे पड़ोस में ही रहती थी। उसके और हमारे घर के हालात एक जैसे ही थे। तारा की एक रिश्ते की खाला शहर में रहती थी और वो बहुत साल पहले ही तारा को अपने साथ लेकर गई थी। तारा जब यहाँ से गई थी तब एक सांवली सलोनी सी लड़की थी जो कि हम गांव की लड़कियों की तरह ही नजर आती थी। मगर जब वो कुछ टाइम के बाद वापस आई तो उसे देखकर सब लड़कियां हैरान रह गई थी, क्योंकि उसने बिल्कुल शहरी लड़कियों की तरह अंदाज अपना लिए थे और उसके पास पैसे भी मौजूद होते थे। वो हम सब लड़कियों पर अपने पैसों का रोब खूब जमाती थी। पैसे तो मैं भी कमाती थी, मगर वो सारे घर में ही खर्च हो जाते थे। जबकि तारा अपनी बीमार माँ का इलाज करवाने के साथ साथ खूब सारे पैसे खर्च भी करती थी, और मैं उसे देखकर हसरत से सोचती थी कि वो कितनी खुशकिस्मत है, आज़ादी से हर जगह पर आती जाती थी। जबकि मुझ पर अम्मा अब्बा की तरफ से बहुत सख्ती थी। अम्मा मेरी हर हरकत पर नज़र रखती थी। अरशद का दिल चाहता था कि मैं उसके साथ बातें किया करूं, उससे मिलने के लिए जाया करूं, मगर मैंने उसे साफ कह दिया कि अम्मा को ये सब पसंद नहीं है और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुमसे पर्दा करूंगी। और फिर अम्मा ने भी मुझे सख्ती से इस बात से मना कर रखा था। उन्हीं दिनों अम्मा की तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब गांव में और भी बहुत सारी लड़कियां थीं जिन्होंने सिलाई का काम शुरू कर दिया था। वो सब अम्मा से और मुझसे ही सीख कर गई थी और अपने घर में उन्होंने काम शुरू कर दिया था। अब मेरे पास सिलाई के कपड़े बहुत ही थोड़े आने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस दिन मैं रो रही थी कि क्या करूं। जिस दिन तारा घर में आई और उसने मुझे जब यूं रोते देखा तो मैंने उसे अपनी परेशानी की वजह बताई, ये जानते हुए भी कि तारा ने कभी भी मेरी किसी काम में कोई मदद नहीं करवाई थी। बचपन से ही वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। स्कूल में वो मुझ पर झूठी झूठी शिकायतें लगाकर टीचर से मुझे मार पड़वाती थी और घर में अम्मा से भी मेरी झूठी शिकायतें लगाती थी। बड़ा होने के साथ साथ मैंने महसूस किया कि वो छोटी छोटी बात में मेरे साथ मुकाबलेबाजी करती थी, जबकि मैंने उसके बारे में ऐसा कभी कुछ भी नहीं सोचा था। मैं उसे अपनी सहेली समझती थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि वो मुझसे खार खाती है। अब जब मैंने तारा को सारी बात बताई तो वो कहने लगी कि तुम मेरे साथ शहर में चलकर काम करो, एक तो तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अम्मा से मैंने इस बात का जिक्र किया तो अम्मा ने पहले तो सुनते ही इनकार कर दिया, मगर फिर जब अब्बा की दवाएं और अम्मा की दवाओं के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो अम्मा सोच में पड़ गई कि किसके आगे हाथ फैलाएं। खाला ने हमारी काफ़ी हद तक मदद की थी, मगर अब खाला मेरी और अरशद की शादी करना चाह रही थी और अब उनके ज़्यादातर पैसे शादी की तैयारियों में लग रहे थे। वो अपने बेटे के हर अरमान पूरा करना चाहती थी। जब भी अम्मा को भी खाला के सामने हाथ फैलाते हुए शर्म आती थी कि बहन होने के साथ साथ वो उनकी होने वाली समधन भी थी। अगर वो उनसे बार बार मदद मांगती तो कल को उनकी अपनी बेटी हल्की पड़ जाती। अम्मा ने फिर मुझे तारा के साथ काम करने की इजाज़त देती थी, मगर तब तक जब तक अम्मा का अच्छे से इलाज नहीं हो जाता और वो ठीक नहीं हो जाती। खाला ने तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था, मगर अरशद को इस बात पर बहुत गुस्सा था। वो घर में आया और अम्मा के सामने ही मुझे मुखातिब करके कहने लगा कि तारा अच्छी लड़की नहीं है, उसकी शोहरत अच्छी नहीं है, उसे कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता, तुम्हें मैं उसके साथ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने तो सोचा था कि मैं शहर में रहूंगी, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूंगी, शहर के लोगों को देखूंगी कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कैसे जीते हैं।
मगर अरशद के अंदाज से लग रहा था कि अम्मा मुझे कभी भी नहीं जाने देंगी। मगर अम्मा और खाला ने अरशद को मना लिया, ये कहकर कि मैं थोड़े टाइम तक ये नौकरी करूंगी, फिर छोड़ दूंगी। अरशद कहने लगा कि आपको जो भी ज़रूरत है मैं पूरी करूंगा। मगर अम्मा अपने होने वाले दामाद से मदद नहीं लेना चाहती थी और फिर अरशद को भी ये बात माननी पड़ी। जाते वक्त वो मुझे कहने लगा कि अपना ख्याल रखना, खुद को मेरी अमानत समझकर अपनी हिफाजत करना। ये बात अपने जहन में रखना कि यहाँ पे कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसने तारा को भी मेरा ख्याल रखने की ताकीद की थी और फिर तारा मुझे शहर में लेकर आ गई। मगर मैं नहीं जानती थी कि तारा खुद गायब हुई थी या वो किसी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन वो मुझे इस मुश्किल में अकेला छोड़कर चली गई थी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। कहने लगी, मेरे साथ आओ, नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगी जहां पर तुमने काम करना है। वो मुझे लेकर किचन में आ गई। मुलाजमा ने मेरे सामने नाश्ता रखा। नाश्ता क्या था? बहुत ही लजीज खाना था जिसके बारे में मैंने आज तक कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं उससे पूछे बगैर न रह सकी कि खाना कौन बनाता है और उसमें ऐसा क्या शामिल किया जाता है जो ये इतना मज़ेदार हो जाता है। उस लड़की ने मुझे खामोश नज़रों से देखा। कहने लगी, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम खामोशी से देखो। तुम्हें सवाल करने की इजाज़त नहीं है, बस अपना काम निपटाओ और फिर यहाँ से चली जाओ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और पैसे तुम्हें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम काम नहीं करोगी। अब ये समझ लो कि अब तुम इस घर से तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेती। उसके लहजे में अजीब संगीनी बोल रही थी जिसे सुनकर मैं डर गई थी और अब मेरे दिल में यह ख्याल आ गया कि न जाने ऐसा कौन सा काम है जो ये मुझसे करवाना चाहती है। और फिर वो मुझे हवेली के पिछली तरफ ले गई थी। पिछली तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सामने एक वीराना था। वहाँ पर 3 कब्रें थीं जो कि आम कब्रों के मुकाबले में लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई और दिल ही दिल में ये भी डर लगने लगा कि ये कब्रें आम कब्रों के मुकाबले में इस कदर अजीब क्यों है। उससे सवाल पूछा तो वो कहने लगी, तुम चुप रहो, तुमसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम्हें सवाल करने का हक नहीं है। जो कुछ मैं तुम्हें करने को कहूँ वो करो। फिर वो मुझे उन कब्रों के पास लेकर आई। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। कहने लगी, रोजाना तुमने रात को 12 बजे यहाँ पर आना है और इन कब्रों के पास 7 चक्कर लगाकर इस कैन से इन कब्रों में 7-7 बार पानी देना है। ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। कहने लगी, बस यही है तुम्हारा काम। 3 दिन तुमने ये काम करना है और 3 दिन के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तो तुम अपने घर वापस चली जाना। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। ये कैसा काम था भला? मगर अब चूंकि इस लड़की से मुझे डर लगने लगा था, इसलिए मैं उससे कोई सवाल करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो मुझे लेकर कमरे में आ गई। कहने लगी, तुमने इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। मुलाजमा तुम्हें तीनों वक्त इस कमरे में खाना दे जाएगी और अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैं बिल्कुल खामोश हो गई। नफ़ी में सर हिला दिया तो वहाँ से चली गई और फिर शाम को मेरे पास मुलाजमा आई और वैसे ही लजीज खाना मेरे पास रखा। मगर अब मेरी भूख जैसे मर चुकी थी। मैं चाहकर भी खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पाई थी। दिल ही दिल में डर लग रहा था कि ये सब क्या है। मुझे रात वाला मंजर भी याद आने लगा था जब कोई मुझे खींच रहा था। कोई मुझे उस लड़की के साथ जाने से रोक रहा था, मगर वो कौन था और मुझे क्यों उस लड़की के साथ जाने से रोक रहा था? और अब उस लड़की की ये अजीबो-गरीब मंतिक मेरी समझ से बाहर थी। उस कैन में ऐसा क्या था जो मैंने रात 12 बजे के बाद ही मखसूस अंदाज में चक्कर लगाते हुए उन कब्रों पर डालना था? जितना सोची जा रही थी उतना उलझती जा रही थी, मगर कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा था। रात को 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने वो खड़ी थी। कहने लगी, क्या तुम भूल गई थी? आज से तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। और वो फिर मुझे लेकर हवेली की पिछली तरफ आ गई थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। उसके हाथ में कैन था। वो खुद छोटे दरवाजे के पास रुक गई और मुझे कहने लगी कि जाओ,
तुम अपना काम करो। मैं डरते डरते उन कब्रों के पास आ गई और फिर मखसूस अंदाज में उन कब्रों के गेट 7 चक्कर लगाकर उन पर कैन से पानी डालने लगी। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि इस कैन में पानी नहीं था, बल्कि सुर्ख रंग का महलूल था जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। मेरा ये काम करने को दिल नहीं मान रहा था, मगर डर भी लग रहा था कि इनकार की सूरत में वो लड़की मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती थी। मुझे अजीबो गरीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मैं उस सब को नज़रअंदाज करते हुए काम में मसरूफ़ रही और फिर जब वापस आई तो उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगी, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, बस 2 दिन और तुमने ये काम करना है और फिर इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। अजीब से अंदाज में कहते हुए वो आगे चल पड़ी और मैं उसके पीछे चलने लगी और उसके कहे के मुताबिक मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई महसूस होती थी। ऐसे लगता था जैसे यहाँ पर कोई मौजूद ही ना हो। मुलाजमा खामोशी से आती। अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो वो मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, खामोशी से वापस चली जाती थी। आज मुझे यहाँ पर रहते हुए दूसरा दिन था। दिल ही दिल में डर भी लग रहा था। दिल चाहता था कि यहाँ से भाग जाऊं और जब दरवाज़ा खुला तो ये देखकर डर गई कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं यहाँ पर कैद होकर रह गई हूँ, मगर उस लड़की ने मुझे क्यों कैद किया था? ये मामूली सा काम वो किसी और से भी करवा सकती थी, वो खुद भी कर सकती थी, फिर मैं ही क्यों? कमरे में एक ही खिड़की थी जो सहन की पिछली तरफ खुलती थी। खिड़की खोली तो वहां पर वीरानी ही वीरानी नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भी मौजूद ना हो। और तभी मुझे वहां पर वही खरगोश नजर आया जो उस दिन मैंने रात को पार्क में देखा था। वो खरगोश दूर से मुझे देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा हो, मगर वो आ ना पा रहा हो। तभी मैंने उस लड़की को सहन में देखा। उसने एक घूरती हुई नजर मुझ पर डाली और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो खरगोश अपनी जगह से गायब हो गया था। लड़की मुझे कहने लगी, खिड़की बंद करो और अपने कमरे में आराम से बैठ जाओ। मैंने डर की वजह से खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की तो वो खिड़की मजबूती से बाहर से बंद कर दी गई थी। मैं चाह कर भी ना तो खिड़की खोल पा रही थी और ना ही उससे झांक कर बाहर देख रही थी। दरवाज़ा भी बंद था और खिड़की भी, मतलब कि मुझे यहाँ पर कैद में रखने की पूरी कोशिश की गई थी। इसका मतलब था कि उस लड़की की नीयत ठीक नहीं थी। या खुदा, मैं क्या करूं? मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं? आज रात अभी उस लड़की ने मुझे 12 बजे जगाया और मुझे अपने साथ ले गई। आज मुझे पहले से ज्यादा खौफनाक आवाज़ सुनाई देने लगी थी और वो लड़की भी बहुत बेकरार थी। कहने लगी, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ और फौरन से वापस आ जाओ। और फिर जब मैं वापस आई तो वो लड़की बहुत मुतमईन थी। कहने लगी कि तुम पर मैंने एतमाद करके गलत नहीं किया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम पर एतबार किया जा सकता है, फिक्र मत करो, कल के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। और फिर कमरे में आने के बाद मैं सो गई थी, मगर ख्वाब में मैं अजीबो गरीब चीज़ें देखती रही। कोई था जो मुझे कह रहा था, यहाँ से भाग जाओ, किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगी। कोई था जो मुझे इस सब से रोक रहा था, मगर वो कौन था और क्यों मुझे रोक रहा था? क्यों यहाँ से भागने को कह रहा था? आखिर इसमें क्या बुराई थी? मैं चाह कर भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। आज तीसरा दिन था और उसका आखिरी दिन था। मैं अब यहाँ से जा सकती थी। आज मैं यहाँ से आज़ाद हो सकती थी और वो लड़की मुझे खुद यहाँ से भेजने पर तैयार थी। आज भी उस लड़की ने मुझे कब्रिस्तान की तरफ भेजा और आज वो खुद भी मेरे साथ चलने लगी थी। वो कब्रों से कुछ फासले पर रुक गई। कहने लगी, जल्दी से ये काम निपटाओ। तभी मैंने देखा कि उन कब्रों के सामने एक बहुत बड़ा बुत नस्ब था। वो बुत मैंने अक्सर इंडिया के ड्रामों और फिल्मों में देखा था, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो मूर्ति थी जिसकी हिंदू लोग पूजा करते थे। और ये मूर्ति उन कब्रों के पास क्या कर रही थी? मैं सवालिया नज़रों से उस लड़की को देखने लगी तो वो मुझे गुस्से से धारते हुए कहने लगी, मेरा और अपना वक्त ज़ाय मत करो, जो तुम्हें कह रही हूँ वो करो। जल्दी से इन पर ये कैन बहाओ।
और मैं मैकेनिकी अंदाज में जल्दी जल्दी ये काम करने लगी थी। फिर जब मैं अपना काम निपटा चुकी और वापस जाने लगी तो उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और उस चाकू पर भी उसी बुत की शक्ल बनी हुई थी। वो मुझे कहने लगी कि अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती, इसके सामने बैठ जाओ। मैं बुरी तरह से डर गई। ये सब क्या है? उस लड़की के हाथ में वो हथियार देखकर मेरे औसान खता हो गए थे। देखो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे जाने दोगी, मगर अब तुम्हारे इरादे मुझे खतरनाक लग रहे हैं। क्या करना चाह रही हो तुम? वो कहने लगी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यहाँ पर खामोशी से बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। मगर अब मुझे डर लगने लगा था। मैं उस लड़की पर एतबार नहीं कर सकती थी। मैं वहां से जाने लगी तो उसने मेरा सख्ती से हाथ पकड़ लिया और अब उसकी शक्ल भी बदलने लगी थी। देखते ही देखते उसने एक खौफनाक रूप अपना लिया था। वो अब बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। मुझे डर लगने लगा कि ये सब क्या है। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर उस लड़की ने मेरा पांव पकड़ लिया। कहने लगी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे उसे देखकर डर लग रहा था। तभी मैंने वहां पर वही खरगोश देखा और देखते ही देखते वो खरगोश एक इंसानी शक्ल में बदल गया। इससे ज्यादा खौफनाक मंजर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं एक दरबार पर सीढ़ियों के पास बैठी हुई थी। मेरे आसपास से लोग गुजर रहे थे और इस वक्त मैं उन सीढ़ियों पर सो रही थी। मैं हैरान परेशान रह गई कि ये सब क्या है। मैं तो उस कब्रिस्तान में थी और अब यहाँ पर कैसे आई? और वो लड़की कहाँ गायब हो गई? उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो तो कोई और ही मखलूक थी जो मुझे जान से मारना चाहती थी। तभी मुझे अपने पास वो मानूस आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जब पलट कर देखा तो मेरे सामने अरशद खड़ा था, जो मुझे हसरत से देख रहा था। तुम ठीक हो? उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। ये तुम ही हो ना नौरीन? अरशद को देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी और फिर वो मुझे कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने रो रो कर उसे तारा के बारे में बताया। मैंने अरशद से उस लड़की का जिक्र गोल कर दिया था। जानती थी कि वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजानी कुव्वत मुझे अरशद को ये सब बताने से रोक रही हो। अरशद को मैंने तारा के बारे में बताया कि वो किस तरह से मुझे उस रिक्शे में छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर अरशद का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। कहने लगा कि उसने गांव में सबको ये कहा था कि तुम उसका हाथ छोड़कर कहीं भाग गई और तुम वापस नहीं आई। मुझे यकीन था कि वो झूठ बोल रही है, और वो क्यों झूठ बोल रही है इस बात का जवाब तो वही दे सकती है। उसने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? मुझे भी अरशद के मुंह से ये सब सुनकर यकीन नहीं आया था। और फिर मैं उसके साथ जब गांव वापस आई तो तब अम्मा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। कहने लगी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी बेटी न जाने कहाँ है। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती। और फिर जब तारा की बात मैंने सबके सामने बयान की तो वो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाने लगी। कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। तब मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उससे कहने लगी कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो खुदा देख रहा है, तुम्हारे साथ भी इससे ज्यादा बुरा होगा। तुमने मुझे बिला वजह बदनाम किया, मुझे मुश्किल में अकेला छोड़ा। तुम्हें क्या पता मैं कैसी मुश्किल में पड़ने वाली थी। मेरी जिंदगी को खतरा था, मगर न जाने कैसे मैं वहां से बच निकली। अम्मा को मैंने सारी बात बताई तो अम्मा की भी सुनकर आंखें फटी की फटी रह गई थी। कहने लगी कि तुम किसी पुरस्कार मामले में फंस गई थी, खुदा का शुक्र है कि तुम वहां से बच निकली हो। अम्मा अब मुझे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी और खाला ने भी जल्दी शादी पर जोर देना शुरू कर दिया था। एक दिन तारा घर में आई और रोते हुए कहने लगी कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने जो किया वो गलत था। मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया। मैं अरशद से शादी करना चाहती थी और उससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि तुम दरमियान से हट जाओ, इसलिए मैंने ये साजिश की कि मैं तुम्हें शहर में अकेला छोड़ दूंगी। तुम वहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे जो तुम घर वापस आ सकती।
इस तरह तुम यूं खो जाती तो मैं अरशद को तुम्हारे खिलाफ भड़का देती और वो तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर लेता, मगर ऐसा नहीं हुआ। न जाने तुमने इस पर क्या ऐसा जादू कर रखा है जो वो तुम्हारे खिलाफ बात सुनने पर तैयार ही नहीं था। उसे तो तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन था। मगर मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब जब सबके सामने बात खुलकर आ गई तो वो लोग जो मुझे गलत समझ रहे थे, गलत करार दे रहे थे, उन्होंने भी तारा से नफरत से मुंह मोड़ लिया था। और तारा फिर सब लोगों की नज़रों में अपने लिए नफरत देख ना पाई। वो अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए शहर में चली गई थी और इसके बाद दोबारा कभी गांव में नहीं आई थी। अम्मा ने मेरी शादी कर दी थी और अरशद खुश असलूबी के साथ अपने घर के साथ साथ मेरे घर का खर्चा भी उठा रहा था। मेरे माँ बाप का भी वो ख्याल रख रहा था। उसने एक बार भी कभी अपने माथे पर शिकन नहीं लाई थी, जबकि मुझे ये सब देखकर शर्मिंदगी होती थी कि मैं अपने माँ बाप का बोझ अपने शौहर पर क्यों डाल रही हूँ। तभी मैंने दोबारा से सिलाई का काम करना शुरू कर दिया था और मेरे हाथ में नफासत की वजह से औरतें ज़्यादातर काम मेरे पास ही लेकर आती थी। और अब तो अरशद ने मेरी लगन और मेहनत को देखते हुए मुझे शहर की एक बुटीक से भी काम लाकर देना शुरू कर दिया था। मैं उसकी ममनून थी कि वो मेरे शौक में रुकावट नहीं बना था, बल्कि वो मेरा पूरा पूरा साथ दे रहा था कि मैं अपने शौक को पूरा करूं। उस दिन बुटीक का ऑर्डर वापस करने के लिए मैं अरशद के साथ शहर में गई थी और इतने टाइम के बाद मैं दोबारा शहर में आई तो वो दिन मेरी आंखों के सामने घूम गया और मेरा फिर से खौफ से बुरा हाल हो गया था। अरशद मुझे लेकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में आ गया। कहने लगा कि हम यहाँ से खाना खाकर गांव फिर वापस जाएंगे। तभी वहाँ पर अरशद को उसका एक जानने वाला मिल गया। अरशद मुझे वहीं बिठाकर उसके साथ चला गया और ये देखकर मैं घबरा गई थी कि इतने लोगों की मौजूदगी में मुझे अकेले बैठकर डर लगने लगा था। मुझे वही दिन याद आने लगा था। तब अचानक से वो मेरे सामने आकर बैठ गया था। उसे पहली नज़र में मैं पहचान नहीं सकी थी। वो खूबरू नौजवान मैं पहली बार देख रही थी, मगर तभी मेरी आंखों के सामने वो रात वाला मंजर घूम गया था जब मैंने उस खरगोश को एक इंसानी शक्ल में बदलते देखा था। और वो लड़का वही था। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो मुस्कुरा दिया। कहने लगा, तुमने मुझे पहचान लिया है? तब मैं डर गई। उसे कहने लगी कि तुम कौन हो और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। वो कहने लगा कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा खैर खां हूँ और उस दिन मैंने ही तुम्हें उससे बचाया था। मैंने तुम्हें उस सब में फंसाया नहीं है, तुम्हें मैंने रोकने की कोशिश भी की थी। जानती हो, उस दिन जब तुम उस लड़की के साथ जा रही थी तो बार बार कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। ये बात वो कैसे जानता था, जबकि ये बात तो मैंने किसी को बताई भी नहीं थी। तब वो कहने लगा, उस वक्त मैंने ही तुम्हें उसके साथ जाने से रोका था, मगर तुम मेरी बात को समझ नहीं पाई और उसके साथ चली गई। खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआएं थी, जब भी तुम उस डाइन से बच गई, वरना आज तुम अपने घर वालों के साथ जिंदा सलामत मौजूद ना होती। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। वो इस वक्त उसी लड़के की तरफ मुतवज्जे था और मुझे इस बात का डर था कि मेरे शौहर ने अगर इस लड़के को मेरे साथ देख लिया तो न जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा। वो लड़का जैसे मेरी सोच को पढ़ गया। कहने लगा कि फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं देख सकता। ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया था और वो मेरी हालत देखकर हंस पड़ा। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब सुनकर हैरत हो रही है और शायद तुम्हें डर भी लग रहा है, मगर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर वो लड़की कौन थी और वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती थी? मैंने उसकी बात पर पुरसुकून होते हुए पूछा। कहने लगा, वो एक जिनजादी थी जिसके माँ बाप और शौहर का एक साथ ही इंतकाल हो गया था। वो ये सदमा झेल नहीं पाई थी। वो अपने मजहब से मुनकिर हो गई थी और उसने अपने शौहर और माँ बाप को जिंदा करने के लिए जादू टोने का सहारा लेना शुरू कर दिया था। शैतान ने उसे बहका दिया था और शैतान के बहकावे में आकर वो उस गलत रास्ते पर चल पड़ी थी।
उनको जिंदा करने के लिए उसने शैतान को खुश करना शुरू कर दिया। कितने ही बेगुनाह लोगों की जान ले। तब उसे शैतान ने कहा कि एक ऐसी लड़की तुम्हारी मदद कर सकती है जो अमावस की रात में पैदा हुई हो। इसके अलावा उस बुजुर्ग ने कुछ निशानियां बताई थीं जो सब तुम में मौजूद थीं, और उस दिन जब तुम उस पार्क में थी तो तभी उस जिनजादी की तुम पर नजर पड़ गई और वो तुम्हें अपने साथ ले गई। वो तुम्हारी बलि देकर अपने माँ बाप और शौहर को जिंदा करना चाहती थी, मगर ऐन मौके पर मैंने पहुंचकर उसका सारा खेल बिगाड़ दिया, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने सुना था कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं जो इंसान कभी भी भूल नहीं सकता, मगर मेरे साथ ज़िंदगी ऐसा सबक दोहराएगी मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मैं दिल ही दिल में उस जिनजात की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे बचाया था। उसकी वजह से मैं अपने घर वालों तक पहुंच गई थी, वरना न जाने मैं जिंदा भी होती या नहीं। और तभी मेरा शौहर मेरे पास आ गया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम अकेले में कब से बातें करना शुरू हो गई? उसकी बात पर मैंने मुस्कुराती हुई नज़र उस जिनजात पर डाली जिसे मेरे अलावा कोई भी नहीं देख सकता था। शायद मेरी माँ की दुआ ने मेरी हिफाजत की थी, या फिर कोई मेरी की गई नेकी मेरे काम आ गई थी जो मैं मौत के मुंह में जाकर भी जिंदा बच निकली थी। जिंदगी यूं भी मेहरबान हो जाएगी कभी सोचा भी नहीं था। एक एक करके तमाम मसले मसाइल हल होने लगे थे। अरशद ने ही कोशिश करके शहर के एक बड़े डॉक्टर से अब्बा के बारे में बात की थी। डॉक्टर ने जब अब्बा का मुआयना किया तो वो कहने लगा कि ऑपरेशन करने से उनकी टांग ठीक हो सकती है, ये किसी हद तक चलने फिरने के काबिल हो सकते हैं। और फिर अरशद ने ही अब्बा का ऑपरेशन करवाया था। उन्हें घर में ही एक छोटी सी परचून की दुकान डालकर दे दी थी, जहाँ से महल्ले भर की औरतें सामान लेकर जाती और छोटे बच्चों का सारा दिन तांता बंधा रहता था। मैं उसकी शुक्रगुजार थी जिसने मुझे मोतबर कर दिया था। मुझे फ़ख्र था कि मैं इतने अच्छे इंसान की बीवी हूँ। अम्मा भी उठते बैठते उसे दुआएं देते हुए नहीं थकती थी। जिंदगी का काम है गुजरना, और वक्त गुजरने के साथ जिंदगी भी गुजरती जाती है और इंसान के हालात भी बदलते जाते हैं। अब मैं खुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ और अब अपनी माँ के दर्द और मोहब्बत को समझ सकती हूँ। इसके बाद तारा एक बार फिर से गांव में आई थी और फिर से उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। कहने लगी, मुझे लगता है तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। उस दिन से मैं सुकून से सो नहीं सकी। कोई है जो मुझे रातों को सोते हुए उठा देता है, कोई है जो मुझे बहुत तंग करता है। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मुझे लगता है कि मेरी ये सज़ा ख़त्म हो सकती है। और उसकी बात सुनकर मेरा ये ख्याल गुजरा कि यकीनन ये कारस्तानी उसी जिनजात की होगी। मैंने उसे ऊंची आवाज़ में कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब मुझे उम्मीद थी कि वो जिनजात अब उसे तंग नहीं करेगा। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।